Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are keeping well. This side Bhavna, I am chartered accountant by profession. Now, before starting this video, I want to answer few of your questions. When I uploaded my first video, lot of you asked me, who am I? मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है ये चैनल स्टार्ट करने का, वट कैन यू गाइज माई व्यूअर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल. I made a separate video and uploaded the same and the link will be in the description box below. अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए और if you want to know more about myself, you can watch that video. Now guys, please also give me suggestions कि how do you want my videos to be like. आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं और द कॉम्बिनेशन लाइक आई एम करेंटली मेकिंग. डू लेट मी नो कि कैसा आप इस चैनल में कंटेंट देखना चाहते हैं. आई विल बी हैप्पी टू इम्प्लीमेंट योर सजेशंस. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने फ्यू अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की जैसे कैपिटल, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स. हमने लाइबिलिटीज़ के भी कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस किए, नॉन करंट, करंट, सेम विद एसेट्स. सो गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो. टुडे वी विल डिस्कस फ्यू मोर अकाउंटिंग टर्म्स. मैंने बोर्ड पे जैसे मेंशन किया है एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, इन्वेंट्री, ड्राइंग्स एंड मैनी अदर्स. सो लेट्स स्टार्ट. ये कौन है? राम. राम का बिजनेस है टू मैन्युफैक्चर मास्क. इसका बिजनेस है मास्क मैन्युफैक्चरिंग का. ठीक है. राम ने 1000 मास्क मैन्युफैक्चर कर लिए. 1000 मास्क इसने मैन्युफैक्चर कर लिए. अब इसको मास्क मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या यूज़ हुआ होगा? 1000 मास्क मैन्युफैक्चरिंग में सपोज इसका क्लोथ यूज़ हो गया 1000 रुपीज़ का. इसका थ्रेड यूज़ हुआ 200 रुपीज़ का. ठीक है. मास्क के मैन्युफैक्चर करा था मशीन से. मशीन यूज चलेगी तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल. सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 1300 रुपीज़ का. फाइन. देन इसने अपना फ़ोन यूज़ करा. क्लॉथ लेकर आना है, थ्रेड लेके आना है, कुछ रॉ मटेरियल लेके आना है, कॉल्स करनी है. इसने अपना फ़ोन यूज़ करा मास्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए. उसका इसका बिल आया 500 रुपीज़ का. अब इसने ना एक छोटू रखा. कोई भी इसके ऑफिस में आता है उसको छोटू ट्रीट करेगा, उसको चाय पानी देगा, इसकी मास्क मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करवाएगा. इसका ऑफिस मैन है ये. अब ये उसको सैलरी भी देता है. 2000 रुपीज़ इसने उसको सैलरी दी. ठीक है. और क्या हो सकता है? इसने बाइक अपनी व्हीकल परचेज़ किया था जिससे ये ऑर्डर्स वगैरह लेगा या फिर कुछ भी डेली यूज़ में सामान लेके आना है वो लेके आएगा. उसका पेट्रोल लगा फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का. इतना ना इसका 1000 मास्क मैन्युफैक्चर करने में एक्सपेंस हो गया. एक्सपेंस हो गया या क्या कहते हैं इससे हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ अब ये मास्क मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा? ये सेल करेगा. ये है रहीम जो रेडी है इसके मास्क लेने के लिए. रहीम ने बोला भाई तेरे जब भी मास्क बन जाए 1000 मास्क तू मुझे बेचती हो एक मास्क 10 रुपये में. तो इसको रहीम से कितना पैसा मिलेगा? 10,000 रुपीज़. ठीक है. नाउ अब हम इन टर्म्स से रिलेट करते हैं अपनी स्टोरी को. सो जो ये 1000 मास्क मैन्युफैक्चर किए हैं राम ने, उसमें इसने ये सब क्या करा है? इसकी कॉस्ट है. कॉस्ट है मैन्युफैक्चर करने की, बेचने की. जैसे क्लॉथ इसने यूज़ करा है, थ्रेड यूज़ करा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, फ़ोन का बिल आया है, फ़ोन ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए इसको रहीम मिला. इसने कितने कस्टमर्स को फ़ोन किए होंगे कि मेरे मास्क ले लो. फिर एट द एंड रहीम ने अग्री किया लेने के लिए. छोटू को ये सैलरी पे कर रहा है, बाइक का इसका पेट्रोल लगा है डिलीवर करने में या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में सामान लाने में. तो ये सब जितना भी इसका यूज़ हुआ है
या फिर जितना भी बिल आया है, इसको हम अगर इजी लेमन लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम क्या कहते हैं? खर्चा। तो जितना भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, या फिर सेलिंग प्रोसेस में खर्चा हुआ है उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। डेफिनेशन पे जाएंगे बाद में, अभी समझो लॉजिक या बेसिक। क्लोथ, थ्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, छोटू की सैलरी, बाइक का पेट्रोल, ये सब लग के इसके 1000 मास्क बने हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसका खर्चा। इस खर्चे को हम कहेंगे एक्सपेंस। फाइन। नाउ इसने 1000 मास्क 10 रुपीज़ के हिसाब से रहीम को सेल किए। रहीम से इसको कितना पैसा मिलेगा? 10,000। या तो मिल चुका होगा या मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? कि जो भी सेल करने पे उसको रिसीव होगा, बिजनेस को रिसीव या टू बी रिसीव। ठीक है। नाउ व्हाट इज इनकम? इनकम क्या होता है? देखो, अब इसको टोटल कितना एक्सपेंस आया ये सब करने में, मैन्युफैक्चर करने में इसको कितना एक्सपेंस आया? अराउंड 6000। ठीक है, और इसको इस सेल कितने का करेगा? 10,000 का। तो इसको फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा क्या है? हमारी इनकम। ठीक है, खर्चा क्या है? हमारा एक्सपेंस। तो इनकम हमारा क्या होगा? इनकम होगा हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू है हमारा 10,000 का और एक्सपेंस है हमारा 6,000 का। तो इनकम कितने की हुई? 4,000 रुपीज़ की। फाइन। 3 टर्म्स क्लियर। वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज यार। हमने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया? एक स्कूल में एक पेन खरीदा 10 रुपये का। आपके दोस्त ने बोला यार तेरा पेन तो बड़ा अच्छा है, मुझे भी कल ला देगा। आपने कहा हाँ ला दूंगा, लेकिन ये 15 रुपये का है। तो आपने क्या किया? अपने फ्रेंड को ये पेन बेच दिया। कितने का? 15 रुपये का। ये जो पेन आपने 10 रुपीज़ का ख़रीदा, ये आपकी कॉस्ट है, ये आपका खर्चा है। जो आपने फ्रेंड को 15 रुपीज़ का बेचा, ये आपका रेवेन्यू है। और आपको फ़ायदा कितने का हुआ? 5 रुपीज़ का। ये आपकी इनकम है। सिंपल। वैसे आप अकाउंट्स में समझ लो, एक बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा होता है वो उसका एक्सपेंस है, बेच के जो उसे पैसा मिलता है वो उसका रेवेन्यू है, और जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जो उसको फ़ायदा होता है वो उसकी इनकम है। फाइन। नाउ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? इनकम का मतलब भी फ़ायदा, प्रॉफिट का मतलब भी फ़ायदा। तो यार दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है इनकम और प्रॉफिट में। ध्यान से समझना। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना यार प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की बात हम करते हैं एक बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड के लिए। बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड के लिए मतलब, फॉर एग्जांपल, जैसे कि बिजनेस है राम का। ठीक है, क्या पूरी मार्केट में सिर्फ राम ही मास्क मैन्युफैक्चर करता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। राम के सपोज फॉर एग्जांपल राम मास्क मैन्युफैक्चर करता है, राम का बिजनेस। सेम ऐसा ही बिजनेस रोहन का है, रोहन भी मास्क मैन्युफैक्चर करता है। सेम ऐसे ही बिजनेस मोहन का है, मोहन भी मास्क मैन्युफैक्चर करता है। ऐसे पता नहीं कितने रिटेलर्स होंगे या कितने मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो कि सिर्फ मास्क मैन्युफैक्चर करते होंगे। अब ज़रूरी है क्या सबका सेम खर्चा हो? अब राम ने सपोज छोटू रखा हुआ है, उसको 2000 सैलरी दे रहा है। रोहन को ज़रूरत नहीं है छोटू की, उसने छोटू नहीं रखा हुआ, तो उसका छोटू का खर्चा नहीं आ रहा। ठीक है। मोहन है फॉर एग्जांपल, मोहन जो है वो थ्रेड कहीं से लेके आ रहा है और वो उसको सस्ता थ्रेड मिल रहा है, उसका सिर्फ 150 रुपीज़ का थ्रेड लगा, या उसका क्लॉथ भी कम लगा। ठीक है, तो मोहन का मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चा होगा वो अलग होगा। तो सबका एक्सपेंस अलग होगा। कोई बेचेगा 10 रुपये का एक मास्क बेच रहा है, शायद कोई 8 रुपीज़ का भी सेल कर दे, तो हर किसी का सेल अमाउंट है वो भी अलग होगा। तो हर किसी का जो इनकम है वो अलग होगी। ठीक है, अब इनकम अगर हर किसी की अलग होगी, लेकिन राम को देखना है कि उसका 1 अप्रैल से 31 मार्च में कितना फ़ायदा हुआ,
एज कंपेयर टू रोहन या एज कंपेयर टू मोहन। राम ना अपना फायदा देखना चाहता है रोहन और मोहन के कंपैरिजन में, मतलब वो अपनी इनकम को कंपेयर करना चाहता है रोहन से और मोहन से। तो अगर राम कहे कि यार मैं अपनी इनकम देखता हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च की, 1 साल की, लेकिन रोहन कह रहा है मैं देखूंगा जनवरी से लेकर के जून की, या मोहन कह रहा है यार मैं तो जुलाई से लेकर के दिसंबर की देखूंगा, तो क्या इन तीनों की इनकम कंपैरेबल हो पाएगी? क्या ये तीनों अपना एक दूसरे से कर पाएंगे? राम को सपोज फ़ायदा हुआ 4000 का, लेकिन रोहन को सिर्फ 2000 का फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने ना सिर्फ 6 महीने का अपना फ़ायदा देखा, और वैसे मोहन को कुछ अलग हुआ तो राम कह देगा कि मैंने रोहन से ज़्यादा कमाया, पता चले रोहन ने तो अपना फ़ायदा कम पीरियड का देखा है। तो जब भी हम बात करते हैं ना प्रॉफिट की तो प्रॉफिट अकाउंटिंग पीरियड में मेजर होता है। तो और ये राम, रोहन, मोहन सबके लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए हम मेजर करेंगे। तो प्रॉफिट वर्सेस इनकम, अगर आप सिंपल टर्म्स में बात करो प्रॉफिट वर्सेस इनकम की, तो इनकम क्या है कि एक एक्टिविटी, 1000 मास्क बेचे, 1000 मास्क हमने सेल करे और हमें 4000 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया। वेयर एज जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जितना भी हमारा इस पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मार्च में अकाउंटिंग पीरियड में, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, उसमें जितना टोटल रेवेन्यू था वर्सेस मेरा टोटल खर्चा था, उसका जो भी डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है। तो ये राम के लिए भी सेम है, रोहन के लिए भी है और मोहन के लिए भी है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट तीनों का सेम आए, लेकिन तीनों का निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशंस। मे बी आपको इनकम और प्रॉफिट का डिफरेंस थोड़ा बेटर क्लियर होगा। फाइन, यस, लेट्स मूव टू डेफिनेशंस। एक्सपेंस क्या होता है? जितना भी हमें कॉस्ट इनकर हुई इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितना भी मेरा खर्चा हुआ गुड्स को बनाने में और उसको बेचने में, वो सारा का सारा मेरा क्या है? एक्सपेंस है। जैसे क्लोथ यूज़ हुआ, थ्रेड यूज़ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, फ़ोन का बिल आया, छोटू की सैलरी दी, बाइक का पेट्रोल, या इसके अलावा XYZ खर्चा होता, मतलब बाइक का पेट्रोल ऑर्डर्स देने के लिए लगा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल मास्क को बनाने के लिए लगा है। तो हमें ना सिर्फ ये नहीं देखना कि सिर्फ बनाने के लिए, बल्कि हमें गुड्स को सेल करने के लिए भी जितना भी खर्चा होता है वो सब क्या होता है? एक्सपेंस। देखो मैं 2 वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रही हूँ, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, दोनों हमारा क्या है? एक्सपेंस, और गुड्स प्लस सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल एक ट्यूशन टीचर है, ठीक है, अब वो ट्यूशन टीचर क्या करता है? वो ट्यूशन्स ले रहा है, तो वो क्या, उसका क्या खर्चा हो रहा है ट्यूशन्स लेने में? उसको बोर्ड लगाना पड़ रहा है, उसको मार्कर्स का एक्सपेंस आ रहा है, डस्टर परचेज किया है उसका खर्चा आ रहा है, तो वो सब क्या है? उसका एक्सपेंस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि गुड्स ही हो, मतलब हमने कुछ मास्क ही बनाया है या चेयर बनाई है, मार्कर बनाए हैं। अब सर्विसेज पे भी हो सकता है, ट्यूशन टीचर प्लम्बर सर्विस दे रहा है, योगा टीचर है, कोई भी बंदा जो सर्विस दे रहा है, कोई भी बिजनेस, वो भी जो खर्चा कर रहा है वो भी उसका क्या है? एक्सपेंस है। रेवेन्यू क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सिमिलरली यहाँ पे भी सेल भी है और सर्विस भी है। इस केस में रहीम को हमने 1000 मास्क 10 रुपीज़ के 10 रुपीज़ पर मास्क सेल किया रहीम को, तो रहीम क्या है? हमारा रेवेन्यू है। रहीम क्या है? रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या हो गया हमारा? दिस। और रहीम से जो मुझे 10,000 रुपीज़ रिसीव होंगे, रहीम से जो मुझे 10,000 रुपीज़ रिसीव होंगे वो हमारा क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू के केस में ना हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये ना रेगुलर इन नेचर होना चाहिए। अगर सपोज आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अमर से लोन लिया है या अकबर से लोन लिया है पैसा, तो उस केस में भी आया है, वो आपका रेवेन्यू नहीं है, दैट इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर। रेवेन्यू क्या है कि जो भी आपका रेगुलर इन नेचर हो। प्रोप्राइटर ने, राम ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी,
पैसा 20,000 रुपये डाल दिया, वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। मेरा रेवेन्यू क्या है, जो भी मैं सेल करने पे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने पे जो भी मुझे अमाउंट रिसीव हो रहा है वो मेरा क्या है, रेवेन्यू है। इनकम, वेरी सिंपल, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। इस केस में कितना है, 10,000 माइनस 6,000, वो क्या है हमारी इनकम, दैट इज इक्वल्स टू 4,000। ठीक है। नाउ प्रॉफिट, इनकम भी फायदा है, प्रॉफिट भी फायदा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो प्रॉफिट की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। टोटल रेवेन्यू मतलब राम के बिजनेस का पूरे एक पीरियड का, एक अकाउंटिंग पीरियड का, कुछ भी आप अकाउंटिंग पीरियड एज्यूम करते हो, आप एज्यूम कर लो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या आप अकाउंटिंग पीरियड एज्यूम कर लो 1 जैन टू 31 दिसंबर, ये तो एक साल हो गया, या आप ये सिंपल भी एज्यूम कर लो 1 जैन टू 31 मार्च, 3 मंथ्स, या मतलब कुछ भी 1 जुलाई टू 30 सितंबर। लेकिन राम का अकाउंटिंग पीरियड और रहीम का या जिसका भी बिजनेस है, रोहन का, सोहन का, सबका अकाउंटिंग पीरियड क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए उनके प्रॉफिट्स को कंपेयर करने के लिए। प्रॉफिट टर्म इसलिए है ये क्योंकि हमें 2-3 अगर सेम बिजनेस है, 2-3 कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका हमें क्या देखना है, फ़ायदा देखना है, कंपेयर करके कि किसको ज़्यादा हो रहा है, किसको कम हो रहा है। वो हम तभी देख पाएंगे जब हम उनका टोटल रेवेन्यू लेंगे, उनका टोटल एक्सपेंस लेंगे फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, जो सबका सेम होगा, और उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फाइन। फॉर एग्जाम्पल राम को 1 अप्रैल से 31 मार्च में, 1 अप्रैल से 31 मार्च में उसने 20,000 मास्क बेच दिए 10 रुपये में। ठीक है, तो उसको रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इस पीरियड का, चाहे उसने फर्स्ट मंथ में सिर्फ 1,000 बेचे हैं, सेकंड मंथ में 5,000 बना लिए, थर्ड मंथ में उसने और ज़्यादा बना लिए, ऐसे पूरे साल में उसने 20,000 बेचे हैं, चाहे कुछ पीरियड में उसके मास्क ना बिके हों, जैसा भी, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, राम के बिजनेस का टोटल रेवेन्यू हो गया 2 लाख। ठीक है, और राम के बिजनेस का टोटल एक्सपेंसेस पीरियड में जितना भी क्लोथ लगा है, इस पीरियड में जितना भी थ्रेड लगा है, जितना भी पेट्रोल लगा है, जो भी खर्चा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो हुआ है 1,10,000। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट इसको आ गया 90,000। अब राम के बिजनेस को अपना प्रॉफिट देखना है पूरे साल का रोहन के बिजनेस से या मोहन के बिजनेस से, तो वो भी इसी पीरियड का उनका टोटल रेवेन्यू देखेगा, उनका टोटल एक्सपेंस देखेगा, प्रॉफिट देखेगा और अपने प्रॉफिट को रोहन के, सोहन के प्रॉफिट से कंपेयर करेगा, इसलिए ये टर्म लेकर आए हैं हम। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टर्म्स विच इज लॉस। ओके गाइस, तो अब हम न्यू टर्म डिस्कस करते हैं विच इज लॉस। लॉस ना बिल्कुल अपोजिट है किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फायदा, और लॉस का क्या मतलब होता है, नुकसान। अब कोई भी बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल राम के बिजनेस के केस में इसने 10,000 रुपीज़ की सेल की, लेकिन इसकी कॉस्ट आई सिर्फ 6,000 की, तो मतलब इसको क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, इसको फ़ायदा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है यार जिसकी कॉस्ट ही आ गई 12,000 की, मतलब जिसका एक्सपेंस हो गया 12,000 का और उसका रेवेन्यू है सिर्फ 10,000 का। मतलब जब आपका एक्सपेंस आपका ग्रेटर है रेवेन्यू से, तो उस केस में क्या होगा, आपका लॉस। तो 2,000 का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये 2,000 लॉस को हम कैसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव खर्चा, मतलब 2,000 का हमारा नेगेटिव हो गया, हमें बिजनेस में नुकसान हो गया। फाइन। तो अब ना लॉस को हम 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होता है कि कुछ ऐसा हो गया बिजनेस में जिससे बिजनेस को कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई, कुछ ऐसा हो गया। फॉर एग्जांपल राम के केस में, राम ना एक दिन अपना शॉप को, अपने बिजनेस को लॉक करना भूल गया और रात को इसके बिजनेस में क्या हो गई, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई। ठीक है, या फिर इसके
बिजनेस में फायर शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर हो गई, या फिर इसकी जो बाइक है उसका एक्सीडेंट हो गया, इससे क्या हुआ, कोई बेनिफिट मिला बिजनेस को, लेकिन स्टिल हो गया, तो इसको हम एक्सपेंस नहीं कहेंगे। एक्सपेंस तो वो कॉस्ट है जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में इनकर हुई है, लेकिन ये सब क्या है, लॉस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। फाइन, अब इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम बनाते हैं। यस, लेट्स मूव टू डेफिनेशन। लॉस क्या होता है, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक, जब आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, देखो लॉस और प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक्सपेंसेस ग्रेटर देन रेवेन्यू, और इस केस में क्या होगा, लॉस आपका हमेशा नेगेटिव, ठीक है, और ये भी क्या होगा, फॉरेन अकाउंटिंग पीरियड। फाइन, नाउ लॉस के दो मीनिंग है, मैंने आपको बताए थे। दूसरा क्या, सम फैक्ट और एक्टिविटी, मतलब कुछ ऐसा हो गया अगेंस्ट विच फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट, एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। यस गाइज, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टर्म, इन्वेंट्री, या इसको हम स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है गाइज, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। नाउ ये मैंने आपको अभी बताया कि क्लोथ जितना भी मेरा यूज़ हुआ है मास्क मैन्युफैक्चर करने में, या थ्रेड मेरा जितना भी यूज़ हुआ है, वो क्या है, एक्सपेंस है, राइट। इफ़ यू रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्लोथ और थ्रेड आपका क्या है, करंट एसेट है। क्यों है करंट एसेट, क्योंकि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उसके पोजेशन में है, और उसको अनेबल करता है टू गेट कैश। एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस और दिस द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस और विच अनेबल बिजनेस टू गेट कैश इज नोन एज एसेट। तो ये हमारा लास्ट वीडियो में हमने क्या कहा था, ये क्या है, हमारा करंट एसेट। नाउ इस वीडियो में मैं क्या कह रही हूँ कि ये क्या है, एक्सपेंस है। तो अब क्या क्लोथ और थ्रेड वो करंट एसेट है या एक्सपेंस है, दिस इज माई क्वेश्चन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए था अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हमने मास्क मैन्युफैक्चर करने के लिए 5000 रुपीज़ का क्लॉथ खरीदा। ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे, हमने मास्क मैन्युफैक्चर करने के लिए 5000 रुपीज़ का क्लॉथ खरीदा और 1000 रुपीज़ का थ्रेड खरीदा। ठीक है, 1000 मास्क की मैन्युफैक्चरिंग में 1000 रुपीज़ का क्लॉथ यूज़ हो गया और 200 रुपीज़ का थ्रेड यूज़ हो गया। 1000 मास्क मैन्युफैक्चर हो गए। अब हमारा क्या हुआ, ये हो गया ईयर एंड। सपोज हमारा ईयर एंड हो गया, अब हमें अपना प्रॉफिट या लॉस देखना है। ठीक है, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से उस पीरियड का, एक पीरियड हमारा ख़त्म हो गया है और उस पीरियड का हमें अपना प्रॉफिट या लॉस देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर का ज़्यादा है। जैसे राम का कॉम्पिटिटर कौन है, रोहन, मोहन, जो सेम बिजनेस में है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है या राम का ज़्यादा है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अभी भी ये 1000 रुपये का यूज़ हुआ है और 4000 रुपीज़ का क्लॉथ अभी भी अनसोल्ड है या अनयूज्ड है। ठीक है, और 800 रुपीज़ का थ्रेड अभी भी अनसोल्ड है या अनयूज्ड है। ठीक है, तो ये जो भी 4000 और ये जो 800 रुपीज़ का हमारा अनसोल्ड गुड्स है, वो क्या है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। और ये जो हमारा यूज हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, और इन्वेंट्री ही क्या है, हमारा करंट एसेट है। अब जैसे करंट एसेट के हमने क्या एग्जांपल्स दिए थे, कैश हमारा करंट एसेट है क्योंकि वो हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो रहीम हमारा डेटर है, वो हमारा करंट एसेट है क्योंकि हमें इससे पैसा मिलेगा। वैसे ही जो मेरे गुड्स अनसोल्ड पड़े हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो हमारा करंट एसेट है और उसको हमने क्या नाम दिया है, इन्वेंट्री नाम दिया है।
Fine. Now let's move to its definition. Okay guys, very simply termed, इन्वेंट्री क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड या अनयूज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. वो क्या है? इन्वेंट्री. मतलब कुछ भी गुड्स जो अनसोल्ड हैं या अनयूज पड़े हैं अकाउंटिंग पीरियड में एंड में. जैसे कि हमने क्लोथ परचेज किया था 5,000 का, लेकिन सिर्फ यूज़ हुआ 1,000 का, तो ईयर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में 4,000 का अभी भी अनयूज पड़ा है. तो ये क्या है? इन्वेंट्री है. ठीक है गाइज, इन्वेंट्री ना बहुत वास्ट है. मतलब इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का भी होता है. अब जैसे ये क्लोथ, थ्रेड, ये सब क्या है? मास्क को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल. अब मास्क भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे ईयर एंड में सारे बिक जाएं. कुछ मास्क भी हमारे पड़े हो सकते हैं. ठीक है, तो वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. ऐसा हो सकता है कि कुछ सामान मशीन के अंदर भी पड़ा हो, तो वो हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये ना बहुत वास्ट टर्म है. इसको अगर मैं आपको अभी समझाऊंगी ना कि रॉ मटेरियल ये होता है या फिनिश गुड्स ये होता है, WIP ये होता है, या इन्वेंट्री की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इट विल बी टू ओवरवेलमिंग फॉर यू. तो अभी आप सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंड करो, एंड व्हेन वी मूव ऑन टू फर्दर अकाउंटिंग इक्वेशन में या जर्नल एंट्रीज में, या जब भी हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तब आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू गाइज इन मोर डिटेल्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्यू मोर टर्म्स. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक रह गई हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. यस गाइज, अब हम दो और टर्म्स डिस्कस करेंगे, विच इज़ ड्राइंग्स एंड बैड डेट्स. ये दोनों टर्म्स ना आपको मेरे लास्ट वीडियो की याद दिलाएंगी. तो लास्ट वीडियो जिसने भी अच्छे से सुना होगा उसकी तो बल्ले बल्ले. देखो, लास्ट वीडियो में आपको याद है हमने डिस्कस किया था कैपिटल. रिवाइज भी कर रहे हैं, जिसने वीडियो नहीं देखा है नो प्रॉब्लम, आप अभी समझ लो, आपको ये टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे और पिछले टर्म्स भी. कैपिटल क्या होता है कि जो भी पैसा ऑनर बिजनेस में डालता है वो क्या है? कैपिटल. जैसे राम है, राम क्या है? इसने बिजनेस स्टार्ट किया है मास मैन्युफैक्चरिंग का. इसने 20,000 रुपीज़ बिजनेस में डाल दिए, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस अलग है, राम अलग है. ठीक है, राम की अपनी आइडेंटिटी है, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. नाउ अब राम अगर बिजनेस में पैसे डाल सकता है, तो क्या वो बिजनेस से पैसे निकाल नहीं सकता? ऑफ कोर्स निकाल सकता है. अब राम को सपोज पैसों की ज़रूरत पड़ गई, उसने बिजनेस से 5,000 रुपीज़ निकाल लिए, या फिर उसने बिजनेस से फॉर एग्जाम्पल फ़ोन निकाल लिया, तो वो क्या हो गया? ड्राइंग्स. बिजनेस के लिए क्या हो गई? ड्राइंग्स. या फिर राम का बेबी है, उसका सन है, उसने उसकी ट्यूशन की 500 रुपीज़ फीस बिजनेस से पे कर दी, तो वो भी क्या हो गया? ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स क्या होता है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर. ऑनर कौन है? राम. और ये कौन निकालेगा? ऑनर. फॉर पर्सनल यूज, अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अपने काम के लिए, क्योंकि राम अलग है, बिजनेस अलग है. या फिर कोई भी पर्सनल पेमेंट्स उसने कहाँ से कर दी? मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, तो वो क्या हो गया? ड्राइंग्स. नाउ लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटर. डेटर क्या होता है? जिसको हमने सेल की है और हमें उससे पैसा लेना है. इस केस में कौन है? रहीम. रहीम को हमने 1,000 मास्क 10 रुपीज़ का एक मास्क बेचा, हमें रहीम से 10,000 रुपीज़ लेने हैं, और रहीम ने बोला था कि मैं 6 मंथ्स में आपको पैसा दे दूंगा. तो रहीम मेरा क्या है? डेटर. अब ना 6 मंथ्स हो गए, अब राम गया रहीम के पास कि रहीम मैंने तुम्हें 10,000 रुपीज़ के मास्क बेचे थे, मेरे को पैसे दे दो. रहीम कह रहा है मेरे पास तो नहीं है पैसे, या मैं पैसे नहीं दे रहा, या रहीम कह रहा है यार मैं तो सब कुछ बेच बाच चुका हूँ, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, मैं तुम्हें 10,000 रुपीज़ नहीं दे सकता. तो अब राम को क्या पैसे मिलेंगे? अब यार वो राम पे डिपेंड करता है, वो रहीम पे कोर्ट केस करता है या अपने गुंडे भेजता है, कलेक्शन एजेंट्स भेजता है रहीम के पास अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए. तो लेकिन अब अभी फॉर द टाइम बिंग 6 मंथ्स के बाद राम को रहीम से पैसे नहीं मिले, या फिर राम को अब राम ने सारे तरीके अपना लिए, अब राम को उम्मीद नहीं है कि रहीम से पैसे मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स. अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर.
कि डेटर ने आपको मना कर दिया पैसे देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 में से आपको रहीम ने बोला कि मैं सिर्फ 2,000 दूंगा, 8,000 नहीं दूंगा, तो ये 8,000 क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर। फाइन गाइस, 2 more टर्म्स लेफ्ट, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। Yes friends, 2 more terms left. One is turnover, another is discount. सबसे पहले समझते हैं टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर जो टर्म है ना, ये यूज़ होता है यूजुअली कॉम्पिटिटर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम का बिजनेस है मास्क मैन्युफैक्चरिंग का, ऐसे ही बिजनेस सेम होगा रोहन का, मोहन का, सोहन का, या ABC जितने भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं। तो अगर मैं कहती हूँ टर्नओवर, तो टर्नओवर का क्या मतलब है कि उसके बिजनेस की कितनी सेल है, टोटल सेल एक पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का हमारा एक पूरा ईयर है, ठीक है। उस ईयर में राम ने कितनी सेल की, राम ने सपोज 1000 मास्क तो इसने बनाए थे सिर्फ एक ऑर्डर के। सपोज इसने मास्क बना लिए राम ने 20,000 उस पीरियड में, ठीक है, और उसने एक मास्क को सेल किया 10 रुपीज़ का, तो कितने का इसका रेवेन्यू आया, इसका रेवेन्यू आ गया 2 लाख का। ये लेकिन 2 लाख का रेवेन्यू इसका पूरे ईयर का है, यह एक पर्टिकुलर पीरियड का है। अगर मैं बात कर रही हूँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, या फिर कोई भी पीरियड, ये हमने पूरे ईयर की बात करी। आप कह दो हम पूछ रहे हैं 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2021, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, वट एवर, ठीक है। इस पीरियड में फॉर एग्जाम्पल इसने मास्क सेल किए सिर्फ 1500 मास्क सेल किए और 10 रुपीज़ का एक मास्क सेल किया, तो इसका टर्नओवर कितना हो गया एक पीरियड का, 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये टर्नओवर जो टर्म है ये हम यूज़ करते हैं राम की जितनी भी सेल है उसको उसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी और बिजनेस के लिए। राम का बिजनेस है मास्क मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन इसका फ्रेंड है एंथनी, उसका बिजनेस है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करके वो सेल करता है। तो राम के बिजनेस को मैं कंपेयर कर रही हूँ एंथनी के बिजनेस से, तो तब भी मैं क्या टर्म यूज़ करूँगी, टर्नओवर, कि राम का कितना टर्नओवर है और एंथनी का कितना टर्नओवर है। तो टर्नओवर का इन शॉर्ट सिंपल मीनिंग टोटल सेल्स, जितनी भी सेल हुई है इन अ पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर। नाउ डिस्काउंट, वेरी कॉमन टर्म, नथिंग टेक्निकल, आपने ये बहुत सुना होगा, आपने डिस्काउंट लिया भी होगा। डिस्काउंट देता कौन है सबसे पहले, डिस्काउंट का क्या मतलब है, एक रिबेट, मतलब अगर कोई 10 रुपीज़ का मास्क है तो आपको मेडिकल स्टोर वाले ने 9 रुपीज़ का दे दिया, ठीक है। तो कौन देता है, सेलर, किसको देता है, बायर को। क्या है, रिबेट, रिबेट गिवन बाय सेलर टू बायर। अब डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो मैं मेडिकल स्टोर पे गई, मैंने मेडिकल स्टोर को बोला कि मुझे एक मास्क दे दो, मेडिकल स्टोर ने बोला 10 रुपीज़ का, मैंने उसको बोला 5 मास्क ले लूँगी, 8 रुपीज़ का लगा दो एक, मेडिकल स्टोर ने बोला ले जाओ, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है, बल्क परचेज पे दिया जाता है, आपने ज़्यादा परचेज किया है। ऐसे रहीम ने 1000 मास्क परचेज किए, रहीम बोलेगा राम को कि मेरे को यार 5000 मास्क दे दो तुम, ठीक है। रहीम ने राम को बोला मेरा 5000 मास्क का ऑर्डर ले ले, तो राम ने बोला कि ठीक है यार, एक मास्क में तुझे 7 रुपीज़ का लगा दूंगा या 8 रुपीज़ का लगा दूंगा। तो ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। 3 रुपीज़ का क्या मिल गया इसे, डिस्काउंट रहीम को। तो ये यार, ये दिया क्यों जाता है ट्रेड डिस्काउंट, एक तो जब हम बल्क में सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमें ना बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राम का ना अपना बिजनेस, सपोज इसका जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये मास्क मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसकी अपनी नहीं है, इसने रेंट पर लिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये रेंट पे करता है उस प्रॉपर्टी का। तो अगर ये रेंट पे करता है उस प्रॉपर्टी का और उस प्रॉपर्टी में एक महीने में 1000 मास्क बनाएगा, तब भी इसको कितना, सपोज 1000 रुपीज़ रेंट है, 1000 रुपीज़ देना है, और अगर ये 5000 मास्क बनाएगा तब भी इसको 1000 रुपीज़ ही देना है। तो रेंट जो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी, वो तो सेम रहेगी ना। तो अगर मैं ज़्यादा मास्क बनाऊंगी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यार हमें ऑर्डर दो, तुम हमारी सेल बढ़ाओ, हम तुम्हें क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हमारा जो एक्सपेंस है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब रहीम ने राम को क्या बोला कि यार मैं
तेरे को 6 मंथ्स में पे करूँगा 10,000 रुपीज़। अब राम को ना डाउट है कि 6 मंथ्स तो बहुत लंबा टाइम है, रहीम दे ना दे या रहीम मना कर दे मुझे पैसे देने के लिए। तो राम ने बोला भाई अगर तू मुझे 1 मंथ में पे कर देगा ना 6 मंथ्स की जगह, तो मैं तेरे को एक मास्क 9 रुपीज़ का लगा दूंगा। तो जो 1 रुपी इसने डिस्काउंट दिया है रहीम को, किसने दिया? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए। इससे क्या होता है, एक तो इसका रिस्क कम हो जाता है बिजनेस का, और दूसरा उसमें लिक्विडिटी आती है। बिजनेस को पैसा चाहिए और मास्क मैन्युफैक्चर करने के लिए जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी आएगा। तो दैट इज कैश डिस्काउंट। फाइन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेजॉरिटी अकाउंटिंग टर्म्स हम कवर कर चुके हैं। ये टर्म्स आपकी, अब आप कुछ भी स्टडी करोगे फॉलो, आप कोई भी चैप्टर स्टडी करो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेस ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज, लेजर, व्हाटएवर, ये टर्म्स आपकी यूज़ होंगी। तो सबसे पहले आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। डू नॉट क्रैम दैम, जस्ट अंडरस्टैंड कि उस टर्म का मीनिंग क्या है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए। आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक कैपिटल, लायबिलिटीज, इन सब की क्लैरिटी मिलेगी। देन इफ यू फील देयर आर सम टर्म्स विच जो आपको क्लियर नहीं है या फिर जिनका मीनिंग आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। आई विल गो थ्रू देम एंड इफ नीडेड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल दोज टर्म्स विच यू गाइज विल कमेंट। एंड गाइज one more question, many of you may have doubt कि हम अकाउंट्स स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू दिस वीडियो, या जिन स्टूडेंट्स ने 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं वो अकाउंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, या एनी अदर जो अकाउंट्स लर्न करना चाहता है वो इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा है। तो यू माइट हैव क्वेश्चन कि हमारे पास बुक नहीं है, या हम कहाँ से स्टडी करें, या हमारे पास कुछ नोट्स होने चाहिए जिसको हम देख पाएँ जितना भी मैंने डिस्कस किया है क्लास में। तो मैं क्या करूँगी, एक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितनी भी टर्म्स समझाई हैं उसका आपको डेफिनेशंस होंगी उसके अंदर। सो आप ये वीडियो देखो, और आपको फ्यूचर में कभी भी उन टर्म्स को रिवाइज करना है, आप डायरेक्टली PDF से देख सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, बाय।